अस्सलामुअलैकुम तमाम विज़िटर्स का मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज जिस मौजू पर मैं लब कुशाई करने जा रहा हूँ उसका मौजू है शायरी के असूल। यानी वो कौन से असूल हैं जिन पर अमल पैरा होकर हम खुद एक अच्छा शेर लिख सकते हैं, एक गज़ल लिख सकते हैं और एक नज़्म लिख सकते हैं। देखें, जितने भी लोग शायरी करते हैं, जितने भी बड़े बड़े शायर हैं, उन सब को ये सीखने की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर वैसे तो ये कहा जाता है कि शायर पैदा होता है, शायर बना नहीं जाता। लेकिन बिलफर्ज एक शख्स को अल्लाह ताला ने, खुदा ने शायर बनाकर भेजा है, यानी कि वो पैदा हुआ शायर। तो उसको अपनी इन सलाहियतों को इस्तेमाल करने के लिए असूलों की ज़रूरत होगी। मिसाल के तौर पे अल्लामा इकबाल की मिसाल हमारे सामने है। उन्होंने भी इल्म अरूज सीखा। ये जो शायरी सीखने का अमल है, इसके जो असूल हैं, इसको इल्म अरूज कहते हैं। तो अल्लामा इकबाल ने भी सीखा। बहादुर शाह जफ़र जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने भी इसे सीखा। और मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब और उस्ताद इब्राहिम ज़ोक उनके उस्ताद थे, उन्हें शायरी की इस्लाह करते थे, उन्हें सिखाते थे। तो इसी तरह से अगर आप ये समझते हैं कि आप एक शायर हैं, आप शायरी लिखते हैं, तो ये देख लीजिए कि आप इल्म अरूज से वाकिफ़ हैं। अगर नहीं हैं तो यकीन कीजिए आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आपकी शायरी जो है वो सिर्फ अपनी हद तक महदूद है, अपने दोस्तों तक महदूद है, इससे आगे नहीं है। यानी बड़े लेवल पर आपकी शायरी को सराहा नहीं जाएगा। तो आज मैं आपको बता देता हूँ इल्म अरूज क्या है। देखें, इसमें बहरें होती हैं, इसमें वज़न होता है। अब ये बहर क्या है, वज़न क्या है, कोई भी गज़ल या शेर का वज़न क्या होता है, ये एक इस पर लंबी पोस्ट की जा सकती है, इस पर तफसील से बात की जा सकती है। लेकिन आज मैं आपको इब्तदाई लेक्चर दूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर चलूँगा। तो आज मैं आपको इसकी बुनियाद बताऊंगा। वैसे आप समझ लें कि इल्म अरूज क्या है। यानी अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो इल्म अरूज ऐसे ही है कि कोई भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन आप मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं तो उसके पीछे एक कोडिंग होती है। सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, उसके पीछे लैंग्वेजेस होती हैं। सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा, बेसिक, कोबोल, ये सारी लैंग्वेजेस होती हैं। तो इसी तरह से जब आप कोई शेर पढ़ते हैं तो वो कोई बात नहीं होती, यानी मेरे मन में कोई बात आई, मैंने लिख दी तो वो शेर हो गया, ऐसे नहीं। तो वो इल्म अरूज, उसके पीछे जो इल्म होता है उसको इल्म अरूज बोलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गज़ल की बुनियाद किन चीज़ों पर होती है। ये पहला स्टेप है। आप इल्म अरूज का पहला इसको स्टेप समझ लें। 4 चीज़ें हैं: मतला, मकता, काफिया, रदीफ। 4 चीज़ें दोबारा सुनिए: मतला, मकता, काफिया, रदीफ। अब मैं इनको एक एक करके वजाहत कर देता हूँ इनकी। सबसे पहली चीज़ रदीफ बताता हूँ। रदीफ क्या चीज़ है? ये हम शक्ल अल्फाज होते हैं। यानी हम शक्ल से मुराद वो अल्फाज जिनकी शक्ल एक जैसी होती है और ये इनकी आवाज़ और इनकी जो बनावट है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। और गज़ल में शेर के आखिर में, मिसरे के आखिर में बार बार दोहराए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मीर तकी मीर का शेर है: हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। अब मिसरे के आखिर में लफ्ज आ रहा है की सी है, फिर दूसरे मिसरे में आया की सी है, तो इसको रदीफ बोलते हैं। हम शक्ल अल्फाज हैं, ठीक है। अब इससे पीछे जो लफ्ज आता है उसको काफिया कहते हैं। हम आवाज अल्फाज को काफिया कहते हैं जो रदीफ से पहले आते हैं। मिसाल के तौर पर मीर तकी मीर, जिन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है, उन्हीं का शेर है। कहते हैं कि हस्ती अपनी हबाब की सी है। अब इसमें जो हबाब लफ्ज है ये रदीफ से पहले है। अब दूसरा मिसरा देखते हैं: ये नुमाइश शराब की सी है। तो पहले मिसरे में आया हबाब, दूसरे मिसरे में आया शराब, तो ये दोनों काफिये हैं। काफिया रदीफ समझ आ गई आप लोगों को? हम आवाज अल्फाज काफिया कहलाते हैं और हम शक्ल अल्फाज
जो मिसरे के आखिर में बार बार दोहराए जाएं उन्हें रदीफ कहते हैं। काफिया रदीफ हो गया। अब आते हैं मतला की तरफ। मतला गजल का पहला शेर होता है, यानी कोई भी शायर शेर लिखता है, अपनी गजल का आगाज करता है तो वो पहले शेर से आगाज करता है, लिखना शुरू करता है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होंगे, यानी दोनों मिसरों में काफिया होगा और दोनों मिसरों में रदीफ भी होगी। मिसाल के तौर पे वही शेर आपके सामने पेश है, मैं शेर बदल बदल कर इसलिए नहीं दे रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, आपका ये पहला लेक्चर है। हस्ती अपनी हबाब की सी है, काफिया भी आ गया, हबाब की सी है, रदीफ भी आ गई। दूसरा मिसरा, ये नुमाइश शराब की सी है, शराब की सी है, शराब काफिया आ गया। हम आवाज अल्फाज काफिया हैं, शराब हबाब। ठीक है जी। तो इस तरह मजीद काफिया भी बन सकते हैं। यही आपका आज का काम होगा, आपने प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप शायरी नहीं सीख सकते। ये सीखने का अमल किस तरह से, यानी आप किस तरह से सीखते हैं? प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, इस पर कम से कम 20 काफिये बनाने हैं। हबाब, शराब, कबाब, इस तरह से बनाते जाएं। मतला समझ में आ गया, काफिया हो गया, रदीफ। अब रह गया है मक्ता। मक्ता कहते हैं गजल के आखिरी शेर को, लेकिन इसकी शर्त यह है कि इसमें शायर का तखल्लुस लाजमी होना चाहिए। अब तखल्लुस क्या होता है? जिस तरह से वालिदैन बच्चे का कोई नाम रख देते हैं, या दोस्त मोहब्बत या हकारत की वजह से आपका या किसी दोस्त का कोई नाम रख देते हैं, जैसे फैज़ान से फैज़ी, जिशान से शानी, तो इसी तरह से शायर जो है वो एक कलमी नाम रखता है, यानी वो उसकी शनाख्त बन जाए। जैसे गालिब उसका नाम नहीं है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां ये उसका नाम है, गालिब उसका तखल्लुस है। तो आपने क्या करना है, अपना एक तखल्लुस चुन लेना है और गज़ल के आखिर में अपना वो तखल्लुस इस्तेमाल करना है। तो ये 4 चीज़ें हैं, यही बुनियादी चीज़ें हैं। मज़ीद इसमें हरफ रवी भी आ जाता है, काफ़िया वगैरह, वो मैं आपको दूसरे लेक्चर में डिटेल से समझा दूंगा। पहले आपने इन चीज़ों पर अमल करना है, और आपने जो गज़लें लिखी हैं वो देखिए, उन्हें दोबारा पढ़िए और देखें क्या उसमें काफ़िया है। मैंने अक्सर नए लिखने वालों की गज़लें पढ़ी हैं, उनमें रदीफ तो होती है लेकिन काफ़िया नहीं होता। अब आपने वो गज़लें पढ़नी है, दोबारा उनको तरतीब देनी है, उनमें देखें मतला है, मक्ता है, काफ़िया और रदीफ का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बुनियाद है। अगर बुनियाद ही नहीं अच्छी होगी तो एक इमारत कैसे टिकी रह सकती है? वो इमारत ज़मीन बोस हो जाएगी। तो मज़ीद मेरे लेक्चर्स सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। बहुत शुक्रिया।